हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजाति और क्षेत्र का मिलान सही किया गया है। इनमें से कौन से जनजाति और उसके क्षेत्र से मिलान सही है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो संथाल जनजाति, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, ये भी बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति मीना, ये भी सही है। और बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड होता है, याद रखिएगा। ये बात करते हैं अगर आंसर की, तो ये सभी की सभी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों के चारों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो स्थितियाँ होती है, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, ये बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात का होना, ये बिल्कुल सही है। वही बात करते हैं ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, ये बिल्कुल सही है। दिन में समुद्री समीर का स्थलीय भाग की ओर चलना, ये भी बिल्कुल सही है। और दिन में घाटी समीर का पर्वतीय चोटी की ओर चलना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो हम डी नंबर आंसर यानी कि सभी की सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 2021 में 100 अरब डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली कंपनी कौन सी है, कौन कौन सी है। 2021 में 100 अरब डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली कंपनी कौन कौन सी है। तो बात करते हैं रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, यानी कि बात करते हैं आंसर कि पहले नंबर पे जो है 100 अरब मार्केट कैप पार करने वाली कंपनी की बात करते हैं। सर्वप्रथम रिलायंस जो है इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं टाटा है। और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी है 100 अरब पार करने वाले, यानी कि पहले नंबर की कंपनी पूछे तो रिलायंस हो जाएगा। 100 अरब पहली बार 100 अरब पार करने वाला पहला कंपनी था रिलायंस, दूसरा नंबर टाटा और तीसरा नंबर एचडीएफसी। चौथे नंबर की बात करते हैं इन्फोसिस हो जाएंगे। अगर आंसर की बात करें तो ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। केचुए में बात करते हैं कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। तो 4 जोड़ी हृदय केचुए में पाए जाते हैं। अगर वही बात करें अगर मछली में, तो मछली में दो की बात करें अगर उसमें तो मछली में 2 कोष्ठक होते हैं। और बात करते हैं मेढक में कुल 3 कोष्ठक होते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में केवल 4 कोष्ठक होते हैं और केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं और मछली में 2। और बात करते हैं मेढक में 3। और कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में 13 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विश्व में सबसे ज़्यादा जंगल वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जंगल वाला देश यानी सबसे ज़्यादा जंगल वाला देश की अगर हम बात करें तो रूस हो जाता है। अगर वहीं आपको पूछे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जंगल वाला देश कौन सा हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक जंगल अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगर वहीं पूछे भारत में, तो भारत में जो है कुल विश्व का कुल 2% वन ही भारत में पाए जाते हैं, यानी कि विश्व का कुल 2% वन भारत में पाए जाते हैं। अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो भारत कुल 10वें नंबर पर वन क्षेत्रफल में पूरे विश्व में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो बात करते हैं 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। अगर वहीं पूछे भारत को तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब रखा गया है, कब तक रखा गया है। तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। और वहीं बात करते हैं मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। वहीं बात करेंगे 2027 की। 2027 में जो है 27 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि चीन से यानी कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, चीन को से आगे निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब बात करते हैं यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं। अब बात करते हैं यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रोसेट्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट किसे बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य का एडवोकेट किसे बनाया गया है, तो बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का एडवोकेट बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो किस राज्य में खोला गया है, तो बात करते हैं नागालैंड राज्य में खोला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल किस राज्य की थी। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल किस राज्य से बिलोंग करती थी, तो बात करते हैं यह राजस्थान से बिलोंग करती है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे। प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का यानी कि भारत में स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में स्टैंडर्ड टाइम किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अगर बात करेंगे अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसका हम ट्रिक अपने हिसाब से बनाए हैं। छत्तीस अंधा एमपी यूपी में उड़ी, यानी कि 36 अंधा एमपी यूपी में उड़ी। तो उड़ी से अगर हम बात करें तो उड़ी से बात करें इसका आंसर की, तो 36 अंधा एमपी यूपी में उड़ी, तो 36 से हो जाता है छत्तीसगढ़, अंधा से होता है आंध्र प्रदेश, एमपी से होता है मध्य प्रदेश, यूपी से होता है उत्तर प्रदेश, उड़ी से हो जाता है उड़ीसा। तो याद रखने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं व्याकरण की, यानी कि ध्वनि में कौन सा समास होगा। ध्वनि में कौन सा समास होगा, तो दोस्तों इसको भी समझना बहुत ही आसान है। जिस संख्या में यानी कि जिस संख्या का पहला शब्द यानी कि संख्यावाची हो, यानी कि जो संख्या संख्यावाची हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि द्विगु समास कहते हैं। जो संख्या संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया ध्वनि, चौराहा, त्रिनेत्र, और बात करते हैं पंचराहा, पंचमेश्वर। जो भी इस प्रकार जो भी शब्द हो जाता है सब द्विगु समास हो जाता है। अगर वहीं बात करें इसका आंसर की तो डी आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं द्वंद्व समास की, जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास का हम जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, तो उसका उदाहरण द्वंद्व समास का हम बात करते हैं तो माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाते हैं। अब वहीं बात करें अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य यानी कि अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो बात करते हैं हम कि ईर्ष्या, ये बिल्कुल सही है, यानी कि शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है। अनुकूल, ये भी शुद्ध है। आशीर्वाद की बात करती है, ये भी शुद्ध है। और नक्षत्र की बात करती है, ये अशुद्ध शब्द हो जाता है। नक्षत्र को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल अशुद्ध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं यों का उच्चारण स्थान क्या है। यों का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने कुछ इससे पहले कई मतलब वीडियो में, पिछले वीडियो में, यानी कि जितने भी उच्चारण स्थान उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की है। तो कि अगर आपको यह मतलब पूरी जानकारी पाना है कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो पिछले वीडियो को जाके जरूर देखें। अब बात करते हैं यों का उच्चारण स्थान। तो यों का उच्चारण स्थान की बात करें, दंत यानी तो वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। दंतालु भी यानी कि तो वर्ग से ही दंत का उच्चारण होता है। और तालु की अगर हम बात करें तो यों का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। आंसर की बात करें सी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बात करते हैं महाशय का स्त्रीलिंग रूप महाशया हो जाएगा। महाशया महाशय का स्त्रीलिंग रूप है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो सम जोड़ उच्च जोड़ आय, यानी कि सम जोड़ उच्च जोड़ आय, ये समुच्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मनुष्यों में ऊर्जा का यानी कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है।
मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत की अगर हम बात करें, सूर्य का प्रकाश ये भी नहीं होगा, जल ये भी नहीं होगा, और गैस की बात करें तो ये भी नहीं। भोजन की बात करें तो मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत मुख्य रूप से भोजन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मानव जन्म मुक्त लेता है, मानव जन्म मुक्त लेता है, परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया था? मानव जन्म मुक्त लेता है यानी कि मुक्त रूप से जन्म लेता है, परंतु सभी ओर से वह जंजीर में जकड़ा हुआ यानी कि बांधा हुआ है, यह विधान किसने दिया था? तो बात करते हैं जीन जैक्विस और राउसेट ने, जीन जैक्विस राउसेट ने दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, यानी कि ताजे जल की तुलना करें तो ताजे जल से समुद्री जल की, तो इसका जो है हिमांक बिंदु होता है, निम्न होता है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। झूमिंग कृषि यानी कि झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? तो स्थानांतरण किस कृषि का एक प्रकार है, और झूमिंग कृषि जो है पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। और झूमिंग कृषि की अगर हम बात करें तो असम, नागालैंड, मेघालय आदि सब जो पूर्वी राज्य है, इन यहाँ पे झूमिंग कृषि बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दो अक्षांशों के बीच समयांतर है, दो अक्षांशों के बीच समयांतर की बात करें तो 4 मिनट होता है, यानी कि दो अक्षांशों के बीच समयांतर 4 मिनट का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्य कहते हैं? यानी कौन से राज्य को, यानी कि किस राज्य को बौद्ध धर्म का उद्य कहते हैं? तो बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का उद्य कहते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और उसे ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बिहार के बोधगया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्य कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो बात करते हैं महावीर जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता है? तो बात करते हैं सापेक्षिक घनत्व की, गति की, घनत्व की, त्वरण की। यानी कि बात करें तो गति, घनत्व, त्वरण का मात्रक होता है और सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली मराठा शासक की अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी जो था सबसे शक्तिशाली मराठा शासक था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना साम्राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना साम्राज्य है? तो बात करते हैं सातवाहन की। सातवाहन में से सबसे पुराना साम्राज्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित शहर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। इनमें से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायक होते हैं? तो बात करते हैं गम्बूसिया मछली जो है तालाबों या कुओं में छोड़ देते हैं तो मच्छर को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, यानी उस पर बहुत पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें तो इसमें बेमेल की हम बात करें तो जो इनमें से भिन्न है कौन सा है? तो बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें से बेमेल है, यानी कि भिन्न है। त्रिपुरा एक राज्य है। अब बात करते हैं कोहिमा की। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी कब? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई थी? तो बात करते हैं 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन करने की मांग की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की हम बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है तो राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। और नीति आयोग की बात करें तो यह 1 जनवरी 2015 में
लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 में। अगर वहीं हम बात करें नीति आयोग के सीईओ के बारे में, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, यानी कि उर्वरक उद्योग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा कच्चा माल प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नफ्था का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और सल्फर का भी प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो इसका प्रयोग उर्वरक उद्योग में नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। लेफ्ट साइड में जितने भी दिखाए गए ये पर्वत शिखर को दर्शाया गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें महाद्वीप को दर्शाया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की उच्चतम पर्वत चोटी है, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं माउंट मैककिले उत्तरी अमेरिका की उच्चतम पर्वत चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो माउंट एकोंगुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे उच्चतम यानी कि उच्चतम चोटी पर्वत चोटी है। अब बात करते हैं एल्ब्रुस की। एल्ब्रुस एशिया की नहीं बल्कि ये यूरोप की पर्वत चोटी है, यानी कि उच्चतम पर्वत चोटी यूरोप की है। और एशिया की अगर हम बात करें, एशिया की उच्चतम पर्वत चोटी हो जाता है हिमालय, यानी कि माउंट एवरेस्ट एशिया की हो जाती है, यानी कि एशिया की नहीं हिमालय विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो बात करते हैं तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? सिंधु देश की राजधानी की अगर हम बात करें तो देवल जो था सिंधु देश की राजधानी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? आपदा प्रबंधन एक्ट की बात करते हैं 2005 में बनाया गया था, और 2005 में ही आरटीआई लागू हुआ था। आरटीआई का मतलब कहे तो सूचना का अधिकार 2005 में ही लागू हुआ था, याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन एक्ट और आरटीआई दोनों 2005 में लागू किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? बात करते हैं मर्स कोरोना बीमारी से संबंधित है, और सार्स की बात करते हैं कोरोना बीमारी से ही संबंधित है। अब बात करते हैं कोविड-19। कोविड-19 एक खुद ही कोरोना बीमारी है, तो बात करते हैं सभी की सभी जो है कोरोना वायरस से संबंधित वायरस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस घास के मैदान पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? किस घास के मैदान पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? तो बात करते हैं स्टेपिस घास के मैदान पर। स्टेपिस घास के मैदान पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, और जानेंगे कि इससे आने वाले एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान, यानी कि विश्व में जितने भी घास के मैदान हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन यानी कि महाद्वीपों में कौन कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ दिया गया है उष्ण कटिबंध घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। याद रखिएगा ये भी पूछे जाते हैं उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, तो आपको एक साइड में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और उसको जितने भी घास का स्थल है हमने लाने के सारे प्रयास किए हैं, तो आशा करता हूँ मैं हमने कि सारे के सारे घास स्थल लाने का पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि प्रेरीज घास के मैदान की बात करते हैं। प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है। अब वहीं बात करते हैं पंपास की, तो पंपास अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका की देश जो अर्जेंटीना है उसमें पाए जाने वाले घास स्थल पंपास कहलाते हैं। वहीं बात करते हैं वेल्ड की, तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। अब बात करते हैं कि डाउन्स की, तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स कहते हैं। अब वही बात करेंगे हम स्टेपिस की। स्टेप यानी कि स्टेपिस यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाने वाले घास स्थल को स्टेपिस कहते हैं। वहीं बात करते हैं पुस्ताज जो हंगरी देश में पाए जाने वाले घास स्थल को पुस्ताज कहते हैं। अब बात करते हैं कैंटरबरी की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली घास स्थल को कैंटरबरी कहते हैं। अब बात करते हैं उष्ण घास के मैदान स्थल की बात करेंगे, तो बात करते हैं लानोस घास स्थल जो है अमेजन बेसिन और वेनेजुएला देश में पाए जाने वाले लानोस घास स्थल जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंपोस्ट की,
कंपोस्ट की बात करें तो ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्ण घास स्थल यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अब वहीं बात करते हैं सवाना की, तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका दोनों में पाए जाने वाले सवाना घास स्थल यानी कि शीतोष्ण यानी कि उष्ण घास कटिबंधीय स्थल है। अब पोर्टलैंड की बात करें, पोर्टलैंड की, तो अफ्रीका में पाए जाने वाले घास स्थल पोर्टलैंड कहलाते हैं। और कटिंगा की बात करते हैं तो ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कटिंगा कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 दिवस को ही राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस और कानून दिवस दोनों मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को यानी कि बात करते हैं पृथ्वी दिवस, और यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को याद रखिए पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब से, तो 2015 से योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संकर धान की खेती सर्वाधिक होती है। संकर धान की खेती सर्वाधिक किस देश में होती है, तो संकर धान की खेती सर्वाधिक चीन देश में होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की अगर बात करें तो शीत ऋतु में भारी वर्षा होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो बात करते हैं भारत की रैंकिंग 48 थी। अगर वहीं बात करते हैं 63, तो 63 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63 है और विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है। और 85 की अगर बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थान 85 है और पहले नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान यानी कि विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करें तो जापान का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं 92 में संविधान संशोधन यानी कि 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, बात करते हैं संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी। बात करते हैं सभी की सभी भाषा जो है 2003 में यानी कि चारों भाषा 2003 में जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और बात करें संविधान में अभी वर्तमान में 22 भाषा है, तो किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। बात करते हैं वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। अगर हम बात करते हैं आंसर की, चतुर्भुज जो है इनमें से निम्नलिखित आकृतियों के समान है, यानी किस आकृतियों के समान दिया गया है, इन सभी आकृतियों के समान चतुर्भुज दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अगर किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग अगर पूछे तो उसका योग जो है 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, अगर त्रिभुज की पूछे तो 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज की पूछे तो 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी कि बिहार से अलग होकर झारखंड 2000 ईस्वी में बना है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भी 2000 ईस्वी में राज्य बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दो भाड़ों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। यानी कि 2 भार दिया गया है, 27 केजी और 108 ग्राम भार दिया गया है, तो इसका जो अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। यानी कि 108 108 ही हो जाएगा और इसको कटा देंगे तो इसको कटाने के बाद 250 हो जाएगा। यानी कि 108 कटाने के बाद यानी कि इसका अनुपात की बात करता हूँ 250:1 हो जाएगा। आंसर 250:1 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दो संख्याओं का योग 16 है और उसका गुणनफल 63 है, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यानी कि दो संख्याओं का योग 16 है तो उनका गुणनफल 63 है, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो यानी कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो इसका आंसर सीधी सी सिंपल सी जवाब है 16/63 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर बी आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।